लेकिन पहले बात बांग्लादेश की। लेखिका तस्लीमा नसरीन, याद होगा आपको, तस्लीमा नसरीन ने हिंदुओं की हत्या पर यूनुस से चुभते सवाल पूछे। मोहम्मद यूनुस को उस्मान हादी के भाई ने नई धमकी भी दे दी है। सोचिए क्या कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, और यही फिक्र का पहला फोकस है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर। वो अल्पसंख्यक समुदाय जो डरा और सहमा है, कट्टरता की चिंगारी में जिनका घर जल रहा है, मजहब के नारे लगाकर खुलेआम उनका नरसंहार किया जा रहा है। ये सब कुछ फेक शांति दूत मोहम्मद यूनुस की नाक के नीचे हो रहा है। हम फेक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है, और अगर ये सब हो रहा है तो ये फेक ही है। मोहम्मद यूनुस, सोचिए, उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी डाल रखी है। वो जानबूझकर इस बर्बरता की अनदेखी कर रहे हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश में 1,31,00,000 हिंदू खौफ में हैं, और यही आज की सबसे बड़ी फिक्र है। बांग्लादेश में रहने वाले उन्हीं लाखों हिंदुओं के लिए आज एक ऐसी आवाज उठी जिसकी गूंज बांग्लादेश से पश्चिमी देशों तक सुनाई दी। पूरी दुनिया उसे सुनती है। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक हिंदू परिवार पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और मोहम्मद यूनुस से तीखे सवाल पूछे। पहले आप उनका जारी किया गया ये वीडियो देखिए और चटगांव में रहने वाले एक हिंदू परिवार का दर्द समझिए। उस हिंदू परिवार के साथ हुए जुल्म की दास्तान को देखिए। चटगांव के इस पीड़ित हिंदू का दर्द झकझोर देने वाला है। उस हमले के बारे में जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला। चटगांव में हिंदुओं के घर जलाने से पहले उसे बाहर से बंद कर दिया गया था। सोचिए जरा, सोचिए। स्थानीय सूत्रों और पीड़ित परिवारों के अनुसार कुछ अज्ञात हमलावरों ने हिंदू समुदाय के कई घरों को बाहर से बंद करके पेट्रोल डालकर जला दिया। मकसद लोगों को घर में ही जिंदा जला देने की कोशिश थी। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि इनके घर कच्चे थे और आग लगते ही ये जैसे तैसे घरों से बाहर निकल गए। किसी ने दरवाजा तोड़कर अपनी जान बचाई तो किसी ने पीछे के रास्ते से भागकर जान बचाई। इलाके में इस वक्त भी दहशत का माहौल है। कई परिवार अस्थायी ठिकानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। चटगांव में यह हमला कब हुआ है, इसकी क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। पिछले हफ्ते ढाका में एक मजदूर दीपू चंद्र दास को लिंचिंग में मार डाला गया था। आपको याद होगा। दीपू को पहले पुलिस ने पकड़ा, थाने लेके गई और फिर पब्लिक को सौंप दिया। इसके ठीक अगले दिन चटगांव में दंगाई भीड़ ने हिंदू मोहल्ले पर हमला बोला। हिंदुओं पर यह नया अटैक इनकलाब मंच के लीडर उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुआ। अब इसमें देखिए जरा विडंबना। हादी के इनकलाब मंच का गुस्सा यूनुस सरकार पर है, लेकिन टारगेट पर हिंदू परिवार है। इसीलिए इन हमलों की टाइमलाइन से सब कुछ सुनियोजित लगता है। 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या, 19 दिसंबर चटगांव में हिंदू घरों को जलाया गया, 20 दिसंबर हिंदुओं की कई दुकानों में तोड़फोड़, 22 दिसंबर कई जगह पर हिंदुओं पर हमले, 23 दिसंबर हिंदू घरों के बाहर धमकी भरे पोस्टर। यही कारण है कि लेखिका तस्लीमा नसरीन ने चटगांव का वीडियो पोस्ट करके यूनुस सरकार पर व्यवस्था बिगाड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं और कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा दिया जाएगा? क्या गंभीर घटना को नजरअंदाज किया जाएगा? क्या हिंदुओं को जलकर मरने दिया जाएगा? तस्लीमा नसरीन के सवालों पर भी मोहम्मद यूनुस खामोश हैं। उधर उस्मान हादी की हत्या किसने की, यूनुस इसका पता नहीं लगा पाए हैं, जिस वजह से वो हादी के संगठन इनकलाब मंच के निशाने पर हैं। एक दिन पहले इनकलाब मंच के सचिव ने दोषियों की गिरफ्तारी ना होने पर खून बहाने की धमकी दी। अब उस्मान हादी के भाई ने यूनुस को चेतावनी दी है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि यूनुस सरकार ने चुनाव टालने के लिए उस्मान हादी की हत्या कराई। यूनुस सरकार जानबूझकर न्याय नहीं दिलाना चाहती है। मोहम्मद यूनुस हत्या की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। अगर बांग्लादेश के हालात पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी सवाल खड़े किए हैं, तो क्या मोहम्मद यूनुस से नोबेल पीस प्राइज वापस नहीं लेना चाहिए? और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और अमेरिका भी खामोश है, जो भारत, जो हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर, तो इसमें हाथ किसका है? सोचिए, आगे एक और कहानी आने वाली है। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, इसे आप वहां के एक हिंदू पीड़ित व्यक्ति की बातों से सुनकर समझ सकते हैं। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में
नाम न बताने की शर्त पर उसने दर्द साझा किया है। हम जिंदा हैं लेकिन हालत मुर्दों जैसी है। महिलाएं और लड़कियां सबसे अधिक खतरे में हैं। अपराधी स्थानीय नेताओं से जुड़े होते हैं। पुलिस अक्सर शिकायतें दर्ज करने से मना कर देती है। हम पर अवामी लीग के समर्थक होने का झूठा आरोप लगाकर हमले होते हैं। बांग्लादेश में हमारी स्थिति सबसे बदतर है। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा के जिम्मेदार निश्चित तौर पर मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार है, लेकिन मोहम्मद यूनुस इन हमलों को रोकने के बजाय कूटनीतिक वाला नाटक कर रहे हैं। सलाउद्दीन अहमद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार हैं। उन्होंने कल एक कार्यक्रम में कहा, हम भारत जैसे पड़ोसी के साथ खराब संबंध नहीं चाहते हैं। हम भारत से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस खुद इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक हितों को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। मोहम्मद यूनुस को समझना होगा, दोनों देशों के रिश्ते तब सुधरेंगे जब यूनुस कट्टरपंथियों पर लगाम लगाएंगे, अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी लेंगे, भारत के खिलाफ साजिशों में असीम मुनीर का साथ नहीं देंगे, ढाका में आईएसआई का हेडक्वार्टर बनने में सहयोग नहीं देंगे, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को खतरा पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन यूनुस पाकिस्तानी अधिकारियों और आतंकवादियों का रेड कारपेट वेलकम करने में लगे। पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ के करीबी नेता हैं कामरान सईद उस्मानी। उन्होंने इस्लामाबाद में कहा, पाकिस्तान बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी फौज बांग्लादेशियों के साथ खड़ी है। बांग्लादेश पर कोई अटैक की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा। यह बात जग जाहिर है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। वहां के कट्टरपंथियों को आईएसआई का सपोर्ट है। ढाका में सारा फंड इस्लामाबाद से आता है, शायद अमेरिका से भी। पाकिस्तान का मकसद यही है कि वो अब बांग्लादेश के रास्ते भारत को डिस्टर्ब करे। इसीलिए वहां मीठी मीठी बातें करके डिफ्लेक्ट कर रहा है चीज़ों को, युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टर बनवा रहा है। ये झूठा वादा किया जा रहा है कि ज़रूरत पड़ी तो बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान भारत पर मिसाइलें भी चला सकता है। ये डींगे भी शहबाज के करीबी नेता कामरान सईद उस्मानी ने हाकी हैं। शायद वो भूल गए कि पाकिस्तान खुद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल कमा रहा है। तबाही ऐसी हुई थी कि आज तक वो रहीम यार खान बेस को ऑपरेशन नहीं कर पाया। पाकिस्तान भारत के हमलों से बैसाखी पर है और नापाक हितों को साधने के लिए बांग्लादेश का सहारा बनने चला है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब अफ्रीका में क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाता है तो व्हाइट हाउस में अफ्रीका के प्रेसिडेंट को ट्रंप बेइज्जत करते हैं। और अभी 24 घंटे पहले उन्होंने वहां पर ड्रोन्स भेज के सर्विलांस कर रहे हैं। लेकिन जब हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग बांग्लादेश में हो रही है तो ट्रंप चुप बैठे हैं। और वर्ल्ड की जो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो खामोश बैठी हैं। सोचिए, अब से कुछ वक्त पहले ढाका में एक बड़ा धमाका हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, यह धमाका ढाका के माग बाजार में हुआ है। इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है। खतरे को देखते हुए ढाका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान कल ढाका लौट रहे हैं। ये ढाका से इसलिए गए थे क्योंकि करप्शन चार्जेस बहुत थे जब इनकी माताजी सरकार में थी। उनके ढाका आने से पहले ही यह धमाका चौंकाने वाला है। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश के बिगड़ते हुए हालात पर आज शाम को टीवी 9 पर एक महत्वपूर्ण बहस हुई थी। डिबेट के नंबर 1 शो अड़ी में ढाका से ब्लिट्स ढाका के संपादक शोएब चौधरी जुड़े और उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि आज रात ढाका में कुछ बड़ा होने वाला है, क्रैकडाउन जैसा कुछ होगा। और देखिए, इसके कुछ ही मिनट बाद यह खबर आ गई कि ढाका धमाके से दहल उठा है। एक बार बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी का यह दावा सुन लेते हैं। पास खबर है, आज रात बांग्लादेश में एक क्रैकडाउन होने वाला है पुलिस की तरफ से, जिहादियों को गिरफ्तार करने के क्रैकडाउन। तो एक और बड़ी खबर, आज रात को ही यही अतौर रहमान बिक्रमपुरी और अंसरल जमातुल अंसरल फिंदल इन सरकिया एक जिहादी ग्रुप और ये लश्कर तैयबा मिलकर आज रात को भारतीय हाई कमीशन और अमेरिकन एम्बेसी में जिहादी सुसाइड अटैक करने की परिकल्पना कर रहे थे। और इसके लिए आज सुबह शाम को 6 बजे से बांग्लादेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड और रात को डेंजरस क्रैकडाउन होगा। यानी क्या यह कहा जा रहा है कि यह धमाका सिर्फ एक बहाना है और ज्यादा कंट्रोल करने का? सोचिए,
और क्या यह धमाका भी मोहम्मद यूनुस से करवाया? सोचिए। खैर अब आगे बढ़ते हैं।